नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो पीछे की क्लास थी उसमें जैव उद्विकासीय अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर मिलर का प्रयोग देखा था और मिलर ने अपन को बताया कि जो जीवन का विकास है वो किस तरह से हुआ है। उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है वो है लेमार्कवाद और डार्विनवाद, यानी कि जो लेमार्क ने अपना सिद्धांत दिया था उस लेमार्क के सिद्धांत के बारे में और डार्विन के सिद्धांत के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना लेमार्कवाद। हालांकि लेमार्क का जो सिद्धांत है वो वर्तमान के अंदर लेमार्क का सिद्धांत मान्य नहीं है, लेकिन लेमार्क का जो सिद्धांत है वो बहुत चर्चित रहा है, बहुत प्रसिद्ध रहा है, इसलिए अपन को इस लेमार्क के सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ रहा है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे लेमार्किज्म या लेमार्कवाद। लेमार्कवाद यानी कि जो लेमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो जैव विकास के बारे में दिया था कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ है और कौन कौन सी प्रोसेसिंग इस विकास के बारे में हुई है। उन्होंने अपना एक पूरा सिद्धांत बना के दिया। इस सिद्धांत के अंदर 2-3 नियम भी अपन को देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे नियम है, नियमों के आधार पे क्या बनाए, सिद्धांत बनाए। ठीक है, तो लेमार्क, सबसे पहले अपन लेमार्क के परिचय के बारे में जाएं तो लेमार्क का जो काल रहता है वो आपके 1744 से लेके लगभग 1829 तक ये इसका जीवन काल रहा है, यानी 1744 के आसपास जन्म हुआ और देहांत 1829 के आसपास में हुआ। लेमार्क का जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में रहा है। सबसे पहले लेमार्क एक पादरी थे, ठीक है ना, जो चर्च में काम किया करते थे, एक पादरी के रूप में हुआ करते थे जो, और पादरी के बाद में लेमार्क सेना के अंदर भर्ती हुए। ठीक है, और उन्होंने अपना जो कुछ जीवन का टाइम था वो सेना के अंदर दिया और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के कारण, लॉन्ग टाइम जो अपना स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं होने के कारण सेना से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और फिर उन्होंने अपने कुछ पर्सनल प्रयोग किए और उसी टाइम उन्होंने ये लेमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत। लेमार्क के सिद्धांत का नाम है उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का वंशानुगति का वंशानुगति का सिद्धांत। ये लेमार्क के सिद्धांत का नाम है। अपन लेमार्कवाद या लेमार्क के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेमार्क, सबसे पहले मैंने आपको बताया 1744 के आसपास में इनका जन्म हुआ। फिर वो कुछ समय के लिए चर्च के अंदर पादरी रहे। पादरी का अर्थ में आपको यहाँ पे समझाऊं तो जैसे अपने मंदिर के अंदर कोई बाबा होता है या महाराज होता है, ठीक है, वैसे ही मुसलमानों के लिए मौलवी होता है, वैसे ही चर्च के जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके चर्च में जो होता है वो पादरी होता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ समय के लिए पादरी के रूप में सेवाएं दी। फिर ये आगे चल के इनके देश में सेना के अंदर गए। सेना में कुछ समय स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बाद में इन्होंने अपने रिसर्च स्टार्ट कर दिए, यानी कि अपने शोध कार्य स्टार्ट कर दिए और शोध कार्यों के अंदर उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के बारे में आप आज अध्ययन करोगे या लेमार्कवाद के बारे में आज आप अध्ययन करोगे। फिर ये लगभग इन्होंने 1793 के आसपास, ठीक है,
1793 के आसपास इन्होंने ये अध्ययन शुरू किया और 1809 में इन्होंने अपने एक शोध पत्रिका प्रकाशित की और उसका नाम था फिलोसोफी जूलॉजिक। फिलोसोफी जूलॉजिक ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। ये कब की? ये आपके की थी 1809 में। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है और इसी पुस्तक के अंदर ये अपना सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो जो लेमार्कवाद है, वो लेमार्क ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर इस सिद्धांत का जो जिक्र है किया है या कौन सी पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया है? तो फिलोसोफिक जूलॉजी। और कब प्रकाशित हुई थी? 1809 के आसपास प्रकाशित हुई थी। ये तो था आपके लेमार्क का जो सामान्य परिचय है। ठीक है, अब ये उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत है क्या? उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत, इसके अंदर यहां पे लेमार्क ने यह बताया कि जो किसी संतान के अंदर लक्षण है वो वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, विशेष बात यहां पे यही है कि जो अपने लक्षण हैं, अपने जीवन के जो लक्षण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, उपार्जित यानी जो पीछे से अर्जित किए जा रहे हैं वो लक्षण वंशानुगति का सिद्धांत, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो रहे हैं। बस यही मुख्य रूप से इस सिद्धांत के अंदर समझाया गया और इसके अंदर यह बताया गया जैसे जैसे इसके अंदर 3 नियम है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अगले में। ठीक है, फिर लेमार्क ने अपने जो इस सिद्धांत के बारे में नियम दिए, क्या दिए? नियम दिए। इन्होंने अपने नियम दिए और जो इनका लेमार्क का पहला नियम था वो वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। क्या था? वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव अपन यदि इस नियम की बात करें तो इसमें यह बताया कि जो वातावरण है, वातावरण से डायरेक्ट, जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इफेक्ट है वो जंतु पे पड़ता है। कैसे? लेमार्क ने कहा कि जो वातावरण है या एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का डायरेक्ट प्रभाव या डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? जंतु पे पड़ता है। यानी कि अपना जैसा वातावरण होगा उसके अनुरूप जंतु का शरीर ढल जाएगा। वातावरण के अनुरूप जंतु का शरीर ढलना या उसके अनुरूप लक्षणों में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसा वातावरण है, जैसे ज्यादा गर्म वातावरण है तो धीरे धीरे वहां के जो जंतु है वो गर्म वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे। ठीक है, गर्म वातावरण में जीने के अनुकूल हो जाएंगे। यही है वातावरण का प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव, यानी सीधा वातावरण से ही जंतु का जो संपर्क होता है और वातावरण के अनुसार वो अपने जीवन को ढाल लेता है। जैसे बात की जाए कुछ ध्रुवीय भाग है जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ठीक है, ध्रुवीय भागों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण वहां के जो जंतु है वो उस बर्फबारी के अनुसार ही अपने शरीर को ढाल लेते हैं और वहां के वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को बना लेते हैं। धीरे धीरे ये कालांतर में समायोजन होता जाता है। ठीक है, जैसे अभी अपने यहाँ पे नॉर्मल तापमान है, ज्यादा गर्मी भी नहीं कह सकते हैं, ज्यादा सर्दी भी नहीं कह सकते, तो अपन नॉर्मल टेम्परेचर में जीने वाले व्यक्ति को यदि ध्रुवीय इलाकों में ले जाया जाता है जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो अचानक वहां के जो वातावरण है उसको अपना शरीर अनुकूल नहीं कर पाएगा। कैसे? मैं नॉर्मल सा उदाहरण देता हूं। जैसे अपन कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे इलाके में ट्रांसफर होता है तो वहां पे उसका शरीर जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह पाता है और अपन बोलते हैं कि उसको पानी सूट नहीं हुआ, मतलब वहां का वातावरण उसके अनुकूल नहीं हुआ या वो अपने शरीर को वहां के वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाया। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं कि वहां का वातावरण है उसका जमा नहीं। तो ये नियम ये बताना चाहता है कि जो जंतु होते हैं वो वातावरण से प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। ठीक है,
और धीरे धीरे अब ज्यादा जहाँ सर्दी, मैंने बताया आपको ध्रुवीय इलाके हैं, वहां के जंतु हैं वो डायरेक्ट वहां के वातावरण से प्रभावित नहीं हुए, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अब वहां के जंतु हैं उन्हें ज्यादा वो सर्दी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो वहां के वातावरण के अनुसार ढल गए। अब इन्होंने यहाँ पे एक लेमार्क ने एक उदाहरण दिया था आपके जिराफ का, कि जो जिराफ है, जिराफ की जो आगे की टांगे हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, गर्दन लंबी होती हैं और पीछे की टांगे छोटी होती हैं। ये लेमार्कवाद आपने पीछे की क्लासों में देखा भी होगा, 12th की जो किताब थी उसके अंदर आपके इसके फोटो भी दिए गए थे। इसके अंदर क्या होता है कि जो लेमार्क है, लेमार्क की आगे की टांगे और गर्दन बहुत लंबी होती है। उसका कारण क्या है? लेमार्क ने बताया कि बहुत समय पहले जिराफ इतना लंबा नहीं था, पीछे की टांगे और आगे की टांगे तथा इसकी गर्दन ज्यादा लंबी नहीं थी। कारण उस समय की घास फूस और वनस्पतियां जो धरातल पे थी उसको खाने के लिए मिल जाती थी। धीरे धीरे धरातल की वनस्पति समाप्त हुई और उसको वनस्पति खाने के लिए आगे से ऊंचा होना पड़ा। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कालांतर में, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होते हुए इसकी जो जिराफ की गर्दन और टांगे लंबी हो गई। यही है आपका वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, ठीक है, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। तो इसके अंदर आप एक दो लाइन लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तथा जीव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होने के लिए शरीर की संरचना व स्वभाव में परिवर्तन करता है। इस नियम के अनुसार वातावरण का प्रत्येक जीव वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, या डायरेक्ट एनवायरनमेंट से डायरेक्ट प्रभावित होता है, इसके बीच में कोई अन्य नहीं होता है। तथा जीव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होने के लिए शरीर की संरचना व स्वभाव में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता मतलब जंतु ऐसे साथ ही नहीं होता है कि आपको कोई किसी ऊपर से कोई वस्तु लेने की आवश्यकता और अपना साव और हाथ लंबा कर लो, ऐसे नहीं। धीरे धीरे कालांतर में प्रैक्टिस से हुआ, मतलब अपन ज्यादा जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसी। एक बात नोट की आपने, आज से बहुत समय पहले के लोग अपन से ज्यादा हट्टे कट्टे और ज्यादा लंबे होते थे। कारण क्या है? पहले वो प्रैक्टिस करते थे। अब धीरे धीरे मनुष्य आलसी होने लगा, अपने कोई काम हो तो भी अपन हाथ ऊपर नहीं करते, कोई सीढ़ी लेके सहारा लेके ऊपर से सीधी वस्तु लेना चाहते, ठीक है। तो यह कारण है कि जैसा अपन व्यवहार करते हैं या जिस अनुकूल रहते हैं वैसा ही अपना शरीर ढलता है। अब इसके अंदर वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के अंदर जिराफ का उदाहरण, किसका उदाहरण? जिराफ का उदाहरण। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम में आए या अपनी कॉपी में से नहीं लिखना है जिराफ का उदाहरण। जिराफ वाला उदाहरण आपको लिखना है कि इस नियम को समझाने के लिए लेमार्क ने जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया
ठीक है, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं सुन लो यार, पॉज करके अपने लिख लेना कॉपी के अंदर, कि लेमार्क ने बताया कि जिराफ बहुत समय पहले, जब धरातल पर वनस्पति बहुत मात्रा में थी या जिराफ के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में थी, तब तक जिराफ की लंबाई इतनी नहीं थी। धीरे धीरे कालांतर में वनस्पति नष्ट होने के कारण तथा वनस्पति बड़ी होने के कारण जिराफ को वनस्पति खाने के लिए गर्दन और आगे के पैर उठा के वनस्पति खानी पड़ी, और इसी प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे कालांतर में जिराफ की जो लंबाई, जिराफ की टांगों की और गर्दन की लंबाई में परिवर्तन हुआ, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होता रहा। तो ये तो था आपका वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, उसके बाद में अगला नियम अपन देखें, अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम। ठीक है, यूज एंड डी यूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गन, और उपयोगिता यूज एंड डी यूज, यानी अपने अंगों का अपन यूज करते हैं या नहीं करते हैं, उसके आधार पे भी लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपके अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम। अब अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का जो आपके नियम है, वो लेमार्क ने बताया कि जो जीव है वो यदि अपने अंगों का समय समय पर उपयोग करते रहें तो उन अंगों का विकास ज्यादा होगा। ठीक है, और यदि वही जीव अपने अंगों का उपयोग नहीं करे और तो वो धीरे धीरे अंग है वो विलुप्त हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो रेप्टिलिया वर्ग के सांप वगैरह जंतु हैं, कि सांपों के पांव नहीं है। सांपों के पांव नहीं होने का कारण है, बिल में घुसते वक्त सांपों के जो पांव थे वो उनमें बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए सांपों ने पांवों का उपयोग लेना छोड़ दिया और धीरे धीरे सांपों के अंदर पांव नष्ट हो गए। तो ये आपकी किस नियम का उदाहरण है? अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जीव जिस अंग का उपयोग अधिक करते हैं वह अंग अधिक विकसित होता है। ठीक है, कि इस नियम के अनुसार जीव जिस अंग का अधिक उपयोग करते हैं वह अंग अधिक विकसित होता है तथा जिस अंग का कम उपयोग करते हैं उस अंग का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। या विलुप्त हो जाता है तथा ये लक्षण एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम। इस नियम में लेमार्क ने बताया कि जिस अंग का अपन अधिक उपयोग करेंगे उसका विकास अधिक होगा तथा जिस अंग का उपयोग अपन कम करेंगे उसका विकास कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो उदाहरण था वो मैंने कहा सांप वाला उदाहरण आप लिख लेना कि सांप के जो पांव है वो ज्यादा विकसित नहीं होते। उदाहरण इसमें आप लिख लो, सांपों में पांवों का विलुप्त होना। सांपों में पांवों का विलुप्त होना, सांपों के अंदर पांव विलुप्त क्यों हुए इसका कारण आप लिखना चाहो तो इसके साथ में लिख लेना है, क्योंकि बिलकारी जीवों में बिल में प्रवेश करते वक्त पांव इनमें बाधा उत्पन्न करते थे, इस कारण धीरे धीरे इनका उपयोग कम हुआ तथा ये विलुप्त हो गए। ठीक है, आगे आपके इसका तीसरा नियम मैंने बताया ना, एक सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत, यानी कि अर्जित किए हुए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला, वातावरण से प्रत्यक्ष प्रभाव या वातावरण से प्रत्यक्ष प्रभावित होना। ठीक है, दूसरा था आपके उपयोग व अनुपयोग नियम। ठीक है, यानी कि अंगों के उपयोग व अनुपयोग का नियम। अंगों का उपयोग करेंगे तो उनका अधिक विकास होगा और कम उपयोग करेंगे तो उनका कम विकास होगा। और फिर उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत, जो सिद्धांत है वही तीसरा आपका नियम है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अब आपका तीसरा जो नियम है वही ये सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता और वातावरण के डायरेक्ट प्रभाव से जो लक्षणों में परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो वातावरण के प्रभाव तथा उपयोगिता के आधार पर परिवर्तन हुए वे माता पिता के द्वारा संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इस नियम में यही है कि जो वातावरण और उपयोगिता तथा अनुपयोगिता के आधार पर परिवर्तन हुए हैं वही परिवर्तन माता पिता के द्वारा संतानों के अंदर पर स्थानांतरित होते हैं। और ये जो स्थानांतरण का कार्य है ये 2 प्रकार से होता है, एक तो कायिक व आनुवंशिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है, एक तो कायिक लक्षण और एक आनुवंशिक
कायिक यानी जो कि शरीर से संबंधित होते हैं, और आनुवंशिक यानी कि जो वंश से संबंधित होते हैं। तो ये था आपके लेमार्क का उपार्जित और वंशानुगति का सिद्धांत। इस लेमार्क के उपार्जित या अर्जित वंशानुगति के सिद्धांत के अनुसार एक ही बात मुख्य रूप से आती है, पूछ ले इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इस लेमार्क की जो है आलोचना की कुछ लोगों ने, लेमार्कवाद की आलोचना की। लेमार्क ने जो नियम था उसकी आलोचना की। तो आलोचना क्या है? लेमार्कवाद की आलोचना, ये काम आपको हर जगह देखने को मिलता है। आलोचना यानी कोई भी अच्छा काम करता है तो भी लोग उसके अंदर कमियां ढूंढते हैं। लोग उसके अंदर क्या करते हैं? कमियां ढूंढते हैं। अपन कोई भी काम कर लें, आप मंच पे जाके यदि कहीं पे डांस भी करते हो ना, तो पास में जो बैठे रहते हैं वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा क्या कर रहा है, वो ये देखेंगे कि इसमें बुरा क्या कर रहा है। और होना भी चाहिए ताकि आगे वाले को पता चले मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरे के अंदर ज्यादा खोजना बुरी बात भी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इसके ऊपर एक लाइन भी है, मेरे को याद नहीं आ रही है, छोड़ो जो भी है, आलोचना के ऊपर है, अगली क्लास में सुना दूंगा, याद आएगी। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों के जो वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, सिद्धांत आपको पता है बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत खोजों के बाद में पता चलता है, लेकिन फिर भी लोग आलोचना करते हैं। ठीक है, गांव में एक अच्छा आदमी होता है, कितना भी अच्छा हो जाए, उसके कुछ लोग गुणगान करेंगे तो कुछ उसकी आलोचना भी करेंगे। जैसे गांव में सरपंच के दावेदार, अब अपन जिस पक्ष में होंगे ना उसकी तो अपन खूबियां निकालेंगे और विपक्ष वाला उसकी आलोचना करेगा, होनी भी चाहिए। अभी जो सरकार है, अभी वर्तमान की जो सरकार चल रही है, इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो आपके रीट का प्रकरण है, इसके अंदर जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो तो उसकी खूबियां गिनाएंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और विपक्ष वाले ये बताएंगे कि पेपर लीक हुआ है क्योंकि इनको रद्द करवाना है। ठीक है, तो वो तो आलोचना करेंगे, ये चलता रहता है। ठीक है, तो लेमार्कवाद की भी यहाँ पे आलोचना हुई। ये नहीं है कि अभी ये आलोचना अभी स्टार्ट हुई है, अभी के लोग करते नहीं, ये तो चली आ रही है, परंपरा है। ठीक है, लेमार्कवाद की तरह ये है कि ट्रांसफर हो रही है डायरेक्ट। ठीक है, अब लेमार्कवाद की आलोचना के अंदर सबसे पहले बात करें, लेमार्क ने बताया कि लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो इनके जो विरोधाभासी थे उन्होंने कहा, लेमार्क जी बता रहे हैं कि जैसे सुओं के जो सांप के जो पैर है वो पहले थे न, अब नष्ट हो गए। तो हमें ये बताए कि जो अंधे माता पिता हैं, क्या अंधे माता पिता हैं, अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं? अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं? ठीक है, इन्होंने कहा भाई जो यदि लक्षण ट्रांसफर ही हो रहे हैं तो यहां पे भी ट्रांसफर करो ना, यहां पे क्यों नहीं हो रहे हैं कि अंधे माता पिता हैं उनकी संतानों को दिख रहा है, ये तो गलत बात है क्या? ठीक है, फिर इन्होंने कहा पहलवानों की संतान, पहलवानों की संतान दुबली पतली क्यों? ठीक है, इस तरह के बहुत सवाल किए। अब यहाँ पे ये दो उदाहरण देख लो आप, बहुत है, पहलवानों की संतान दुबली पतली क्यों? मैं यहाँ पे कह दूं क्रिकेटर की संतान क्रिकेटर क्यों नहीं बनी? ठीक है, एक टीचर है उसकी संतान टीचर ही क्यों नहीं बनी? फर्स्ट ग्रेड की संतान फर्स्ट ग्रेड क्यों नहीं बनी? ये थे इसकी आलोचना करने वालों के सवाल। फिर लेमार्क के पास भी कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा भाई लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तो होते हैं, मेरे पास तो इतना ही जवाब है, मैंने जो रिसर्च है वो करके आपको दे दिया, अब मानो या नहीं मानो आपकी बात। ठीक है, फिर अगला इनसे पूछा गया कि जो अपंग माता पिता हैं, विकलांग माता पिता हैं, उनकी संतानें विकलांग क्यों नहीं होती? ये तो इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर आगे जीवन भर दाढ़ी रखने वाले लोगों में, जीवन भर दाढ़ी रखने वाले
लोगों की संतान दाढ़ी विहीन क्यों पैदा होती है? दाढ़ी विहीन क्यों पैदा होती? फिर आगे सवाल पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि जिराफ आगे की टांगों पे ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा रहने के कारण या बार बार ऊंचा मुंह करने के कारण इसके जो आगे की टांगों की है वो विकास हो गया और धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है कि एक जिराफ की टांगे लंबी थी, उसके पुत्र हुआ उसकी भी लंबी। तो हमें यह समझ में नहीं आया कि जो कुछ लोग हैं वो जीवन पर दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी बाबा बने रहते हैं, उनकी जो संतान होती है वो भी दाढ़ी विहीन पैदा होती है। क्या कारण है? कारण बताओ। ठीक है, आलोचना में यही होता है कि इसका कारण बताओ, क्यों? क्यों का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, क्यों का कोई जवाब नहीं होता है। हर कोई लाइन पे क्यों खड़ा कर दिया जाए तो हर कोई क्यों का जवाब भी नहीं दे सकता है। फिर लेमार्क की जिंदगी भी इतनी बसी थी, लेमार्क ने लास्ट में ही अपना लेमार्कवाद दिया था और फिर कुछ इसके बाद में नव लेमार्कवाद आया, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर आगे पूछा कि जो भारतीय नारियां हैं, ठीक है, ये आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेना, चौथे नंबर पॉइंट, जो भारतीय नारियां हैं भारतीय नारियों में कान और नाक सिधवाने की जो है परंपरा है। ठीक है, कानों के अंदर और नाकों के अंदर अपने ये परंपरा है कान और नाक सिधवाना। तो जो इन नारियों की संतान पैदा होती हैं उनके कान और नाक सीधे हुए क्यों नहीं होते? ये इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर आगे चीन के अंदर जो महिलाएं हैं वो अपना पैर छोटा रखने के लिए युवावस्था के अंदर लोहे के जूते पहनती है ताकि पैर की जो आकार है वो हिसाब से रहे, अनियमित आकार नहीं बने। ये भी उनकी परंपरा, अपने नाक जैसे सिधवाने की परंपरा वैसे ही उनकी परंपरा चली आ रही। तो उनके जो पैरों की आकृति है वो छोटी क्यों नहीं हुई? ये इनका अगला क्वेश्चन था। अब पैरों की बात करें तो अपने यहाँ पे पैर लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जूते ऑर्डर करवा के बनवाने पड़ते हैं कि हमारा पैर ये है ना, इस हिसाब से जूते बनाओ। ठीक है, एक बात आपको समझ में आई, ये स्कूलों में शूज अनिवार्य क्यों करते, चप्पल अनिवार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने जो पैर की साइज है ना, आकार है ना, वो हिसाब से बना रहे, अनियमित आकार नहीं बने। शूज पहनने का कारण यही रहता है कि इसका जो आकार है अपने पैर का वो हिसाब से बना रहे। ठीक है, और उसके बाद में इनका नेक्स्ट सवाल था कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में एक सुन्नियत की परंपरा होती है। ठीक है, तो वो परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। सुन्नियत परंपरा ये क्या होती है बताएंगे आपको। तो वो परंपरा कई सदियों से चली आ रही है और उसके हिसाब से जो है संतानों में परिवर्तन क्यों नहीं हुए, ये भी उनका क्वेश्चन था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए और एक अपने उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम था कि अंगों का अधिक उपयोग करने से अधिक विकास होगा और कम उपयोग करने से कम विकास होगा। उसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे अपनी आंखें अपनी ज्यादा पढ़ने से अपनी आंखों का विकास ज्यादा होने से, ये ज्यादा तेज होनी चाहिए, ज्यादा दिखना चाहिए, हालांकि ज्यादा पढ़ने से अपनी आंखें कमजोर हो जाती हैं और अपने चश्मे लगते हैं, तो क्या कारण है? इस तरह से कई, अपने तो 5-7 क्वेश्चन किए हैं, 5-7 आपको बताएं, लेकिन ऐसे हजारों क्वेश्चन उठ गए। ठीक है, कि ऐसा आप बोल रहे हो ऐसा, तो ऐसा क्यों, वातावरण के अनुरूप क्यों नहीं? ठीक है, और अंगों के अनुरूप अंगों का विकास क्यों नहीं? ठीक है, एक संतान से दूसरी संतान में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? अब इनका जो विरोध था सबसे ज्यादा एक बीजमैन नामक वैज्ञानिक उन्होंने किया। किसने किया? बीजमैन। इन्होंने सबसे ज्यादा इनका विरोध किया जम के। इन्होंने तो प्रयोग तक कर डाला, 30-40 पीढ़ियों तक सुओं के पूंछ काटते रहे। प्रयोग किसका? लेमार्क का। इधर कौन कर रहा है विरोध? बीजमैन कर रहा है। बीच में कौन घसीट रहे हैं? सुई। इन्होंने सुए के पूंछ काटते ही गया और सुए के पूंछ काटते काटते इन्होंने बताया, लेमार्क जी जो बोल रहे हैं कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी थी और समय के साथ इसकी आवश्यकताओं के अनुसार जिराफ की गर्दन की लंबाई बढ़ गई। तो मैं तो कई सालों से सुओं के पूंछ काट रहा हूँ, ठीक है, और नए
उन्हीं के द्वारा संकरण करवा के नए सुए पैदा कर रहा हूं, लेकिन सुए की पूंछ पहले सुए की जितनी बड़ी थी उतनी की उतनी पूंछ अंतिम पीढ़ी के अंतिम सुए की भी उतनी बड़ी पूंछ है। क्या कारण है, कारण बताओ। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन किए गए लेमार्क के जो सिद्धांत है, पर इस कारण लेमार्क का जो सिद्धांत है वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए या इसे मान्यता नहीं मिले। लेमार्क का जो विरोध किया बीजमैन ने कहा कि जो लेमार्क बोल रहे हैं ना, ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, ये नहीं है, ये जननवाद है, जीव जननवाद है कि जनन द्रव्य के अंदर जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ये किसने कहा था? आपके बीजमैन ने कहा था। तो ये लेमार्कवाद, और लेमार्कवाद के तीन नियम के बाद में लेमार्क की जो आलोचना हुई थी वो आलोचना, ठीक है। और जो आपके ये लेमार्क की आलोचना हुई उसके बाद में कुछ लेमार्क के सराहने वाले भी थे या कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो लेमार्क के सिद्धांत को मानते थे। उसमें 3-4 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नव लेमार्कवाद दिया। क्या दिया? नव लेमार्कवाद, यानी कि इन्होंने बताया कि इनके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर हम दे रहे हैं, ठीक है। लेमार्क के नियम को मानो, इनके जो क्वेश्चन है उनके जवाब हम देंगे। नव लेमार्कवाद। नव लेमार्कवाद में वैज्ञानिक कैमरर और आपके लिंड से टावर पावलोव 3-4 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर क्या दिया? नव लेमार्कवाद दिया। और नव लेमार्कवाद में इन्होंने बताया कि जो जंतु के अंदर परिवर्तन होते हैं वो वातावरण के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा इनके जीनों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा इनके जीनों में परिवर्तन होता है। इस कारण ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत सही है। इन्होंने ये अपना यहाँ पे मत दिया था। यहाँ पे इनमें एक वैज्ञानिक थे साथ में टोवर ने क्या किया? टोवर ने आलू पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? आलू पर प्रयोग किया। आलू के ऊपर आपको पता है ऐसे कुछ छिद्र आते हैं जिन्हें आलू भ्रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलू भ्रंग कहा जाता है। आलू को उच्च तापमान और उच्च नमी के ऊपर रखा, ठीक है। कई दिनों तक रखने के बाद में इन्होंने संकरण करवाया तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन आए, ठीक है। इनके अंदर कुछ परिवर्तन आए और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पे इन्होंने बताया कि ये लेमार्कवाद है वो सही है। किस पे प्रयोग किया? आलू के भ्रंगों पर। आलू को उच्च तापमान और उच्च नमी के ऊपर रखा, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो वंशानुगति है, इसकी वंशानुगति में परिवर्तन आई। आलू भ्रंग को उच्च तापमान, उच्च ताप व नमी पर रखकर इन्होंने प्रयोग किए। और उनके बाद में एक टॉवर के साथ में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था कैमरर। क्या नाम था? कैमरर। ये नव डार्विनवाद में आपसे लेमार्कवाद में नाम पूछे जा सकते हैं कि नव लेमार्कवाद में कौन कौन से वैज्ञानिक थे। टॉवर है, कैमरर है, पावलोव भी आएगा। कैमरर ने अपना प्रयोग किया था सैलेमेंडरों के ऊपर। सैलेमेंडर जो जीव होते हैं उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और सैलेमेंडरों को 2 अलग अलग डिब्बों के अंदर पैक किया। एक तो पीले डिब्बे के अंदर पैक किया और एक काले डिब्बे के अंदर पैक किया। काफी समय तक रखने के बाद में इन्होंने पाया कि जो सैलेमेंडर है काले डिब्बे के अंदर जो रखे गए थे उनका कलर हो गया काला, और जो पीले डिब्बे के अंदर सैलेमेंडर को रखा गया था उनका कलर हो गया पीला। और उनके अंदर जब संकरण करवाया, ठीक है, काले के अंदर काले धारी वाले हो गए, पीले के अंदर पीले धारी वाले हो गए। अब इनके अंदर जब संकरण करवाया तो संकरण के अंदर जो प्रथम पीढ़ी के सैलेमेंडर थे वो काले रंग के प्राप्त हुए, और जो दूसरी पीढ़ी के सैलेमेंडर थे वो कैसे प्राप्त हुए? पीले रंग के प्राप्त हुए। तो ये था किसका प्रयोग? कैमरर का प्रयोग। उसके बाद में पावलोव आए। कौन आए?
पावलोव ने अपने प्रयोग कुत्तों पर किए। किस पर प्रयोग किए? पावलोव ने अपने प्रयोग कुत्तों पर किए और पावलोव ने इस प्रयोग में यह बताया कि कुछ कुत्तों को भोजन दिया, घंटी के साथ में भोजन दिया और उस घंटी के साथ में उन कुत्तों का क्या हुआ? अनुबंधन बैठ गया। ठीक है, जैसे ही घंटी बजती कुत्तों के मुंह में लार आनी शुरू हो जाती, ताकि कुत्तों को यह पता चल जाता कि अभी हमें भोजन मिलने वाला है। ठीक है, उनका क्या किया? धीरे धीरे उस घंटी के साथ में अनुबंधन हो गया और उन्हें कुत्तों के साथ में संकरण करवाते गए, तो धीरे धीरे आने वाली नई पीढ़ी के लिए कम घंटी बजाने की आवश्यकता हो गई। ठीक है, और यह पावलोव का सिद्धांत किसके अंदर गिना जाता है? नव लेमार्कवाद के अंदर गिना जाता है। फिर इनके साथ में एक और वैज्ञानिक हुए थे, मैकडूगल। कौन हुए थे? मैकडूगल ने अपना प्रयोग सुअरों के ऊपर किया। अपना प्रयोग किसके ऊपर किया? सुअरों के ऊपर किया और सुअरों को एक ऐसे पिंजरे के अंदर बंद किया जिसके अंदर घुमावदार रास्ता था। कैसा था? घुमावदार का या भूल भुलैया रास्ता था, उसके अंदर सुअरों को बंद किया और सुअरों को धीरे धीरे उस मार्ग की ट्रेनिंग दी। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर मैकडूगल को यह देखने को मिला कि जो शुरुआती सुअरों को जितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी उतनी आने वाली पीढ़ी को धीरे धीरे कम होती गई और सुए भूल भुलैया मार्ग के क्या हो गए? अनुकूल हो गए या उसके अनुरूप ढल गए। तो यह था आपके मैकडूगल का सिद्धांत। किसके ऊपर किया था? सुअरों के ऊपर। पावलोव ने किसके ऊपर किया था? कुत्तों के ऊपर। ठीक है, और कैमरर ने किसके ऊपर किया था? सैलेमेंडरों के ऊपर। और आपके टॉवर ने किसके ऊपर किया था? आलू के ऊपर। ये तो थे आपके किसने किसके ऊपर किया। और ये चारों वैज्ञानिक किसके अंतर्गत आते हैं? नव लेमार्कवाद के अंदर। नव लेमार्कवाद किन किन ने दिया? तो इनके साथ में एक लिंडसे नामक वैज्ञानिक भी थे। लिंडसे, टॉवर, कैमरर, पावलोव और मैकडूगल आदि ने मिलकर नव लेमार्कवाद दिया और नव लेमार्कवाद के अंदर यह बताया कि जो लेमार्क ने बात की है वो सही है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत सही है। इन्होंने इसके सिद्धांत का समर्थन किया। और यदि आलोचना की बात करें तो आलोचना कुछ वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना की थी आपके बीजमैन ने। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन भी किए गए थे कि ऐसा क्यों। अब आज की क्लास में, इस क्लास में अपन ने पढ़ा था लेमार्कवाद। आगे अपन देखेंगे डार्विनवाद। ठीक है, डार्विन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो क्या था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।